नमस्कार। सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा श्रीवास्तव। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। विधान परिषद की 36 में से 27 सीटों पर आज हो रहा है मतदान। 58 जिलों के 1,20,000 से अधिक मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए किए हैं जरूरी इंतजाम। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का रखा लक्ष्य। 10 लाख करोड़ का निवेश लक्ष्य हासिल करने के लिए यूपी में आएगी नई औद्योगिक नीति। कुपोषण की समस्या से देश को मुक्त करने के लिए केंद्र का बड़ा कदम। केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल वितरण को दी मंजूरी। 3 चरणों में मार्च 2024 तक पूरे देश में लागू होगी योजना। और आपके बैंक कर्ज की मासिक किश्त में नहीं होगा कोई बदलाव। आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में बदलाव नहीं। आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 7.2% किया गया। मुद्रास्फीति में 5.7% रहने का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की खाली 36 में से 27 सीट पर आज प्रातः 8 बजे से मतदान शुरू हो गया है। पहले 36 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन 9 सीटों पर भाजपा के अलावा अन्य पार्टी के प्रत्याशी मैदान में नहीं हैं और इन 9 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन तय है। इस चुनाव का परिणाम 12 अप्रैल को आएगा। विधान परिषद सदस्य के चुनाव में कुल 95 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 58 जिलों में 1,20,000 से अधिक मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव आयोग ने सुरक्षित और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए हैं। कुल 739 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी जगह पर शांतिपूर्ण मतदान के लिए 58 कंपनी अर्धसैनिक बल भी लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी तथा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के बीच में सीधी लड़ाई मानी जा रही है। इसके लिए 749 मतदेय स्थल पर 1,20,657 मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। 27 सीटों पर मतदान संपन्न कराने के लिए 3,699 मतदान कर्मी ड्यूटी पर मुस्तैद रहेंगे। विधान परिषद सीटों के लिए हो रहे मतदान पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं दूरदर्शन न्यूज संवाददाता हरिकेश बहादुर। हरिकेश जी, विधान परिषद मतदान के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं और कितने महत्वपूर्ण है ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए? पूजा, सबसे पहले तो ये जो विधान परिषद का चुनाव है जी, इसकी एक खास बात यह है कि इसके जो मतदाता होते हैं इनमें सांसद, विधायक, विधान परिषद के सदस्य, नगर निगम के पार्षद, महापौर, नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष व सदस्य, जिला व क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष व सदस्य और जिन शहरों में छावनी परिषद है वहां के सदस्य और ग्राम पंचायत के प्रधान और जो ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं वो मतदान करते हैं। इसमें जो मैं वाराणसी के बारे में जैसे बताऊं, चूंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो ये वाराणसी पहले एक जिला होता था, लेकिन अब 3 जिले हो गए हैं वाराणसी से ही कट के, जिनमें चंदौली और भदोही हैं। तो इनके भी जो मतदाता हैं वो भी वाराणसी के जो विधान परिषद का चुनाव है उसमें मतदान करेंगे और इनकी जो संख्या है वो 4,949 है मतदाताओं की। क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने सुदामा सिंह पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया है और समाजवादी पार्टी से उमेश यादव भी हैं एक प्रत्याशी और इंडिपेंडेंट एक पूर्व विधान परिषद सदस्य अन्नपूर्णा सिंह भी लड़ रही हैं। तो यहाँ पर लड़ाई रोचक हो गई है, जैसी आपने कुछ कहा, बताया भी कि सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम और क्योंकि मतदान जो है 3 जिलों में हो रहा है तो अलग अलग जगह पे व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। शहर में जैसे जो सांसद और जो विधायक हैं या जो पार्षद हैं उनके लिए नगर निगम बूथ पर व्यवस्था की गई है। जो विधायक ग्रामीण क्षेत्र के हैं उनके इलाके में व्यवस्था की गई है। चंदौली के जो लोग हैं उनके लिए चंदौली में, भदोही के जो हैं उनको भदोही में। इसी तरह आजमगढ़ और मऊ 2 ऐसे जिले हैं जिनकी एक विधान परिषद में चुनाव होना है और वहां पर भी 3 प्रत्याशी ऐसे चुनाव लड़ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, निर्दलीय हैं और समाजवादी पार्टी के हैं। इसी तरह प्रतापगढ़ में भी ज्यादातर चुनाव सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी और सपा की लड़ाई है, लेकिन प्रतापगढ़ में भी 3-4 कैंडिडेट हैं जिनमें निर्दलीय भी अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कुल मिला के जो आपने पूछा, सुरक्षा के इंतजाम, चूंकि कम मतदाता होते हैं तो अच्छी व्यवस्था है। जी हरिकेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ।
उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सत्ता संभालने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य यूपी को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का है। इसी के तहत प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाने वाले प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारी एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाने के लिए लखनऊ में एक भव्य ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन करने और यूपी की एक नई औद्योगिक नीति तैयार करने का फैसला किया गया है। मौजूदा औद्योगिक नीति में दी गई रियायतों की अवधि जुलाई 2022 में खत्म हो रही है। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू कर सभी मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों और इंफ्रास्ट्रक्चर का नवीनीकरण किया जाएगा। ओडीओपी योजना के हर जिले के एक उत्पाद को पहचान देते हुए 25 लाख रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। 5 वर्षों में निर्यात एवं रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को दोगुना किया जाएगा। प्रदेश में 5 विश्व स्तरीय एग्जीबिशन और आधुनिक कन्वेंशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। सभी एक्सप्रेसवे के निकट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे। हर जिले में लैंड बैंक बनेगा। राज्य में 3 डाटा सेंटर पार्क स्थापित किए जाएंगे। आत्मनिर्भर युवा स्टार्टअप मिशन बनाकर 10 लाख रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए स्टार्टअप रैंकिंग में यूपी को नंबर 1 बनाया जाएगा। अगले 5 वर्षों में यूपी को ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाकर 5 लाख रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे और हर मंडल में आईटी पार्क की स्थापना की जाएगी। मोदी सरकार ने महिलाओं और बच्चों को कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए पोषक तत्वों से फल उपलब्ध कराने की योजना का फैसला किया है। कैबिनेट ने मिशन को विस्तार देने और कोयला खाद्यान्नों से संबंधित अहम फैसला किया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में एक महत्वपूर्ण फैसले को मंजूरी दी गई है, जिसकी जानकारी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी योजनाओं में अतिरिक्त पोषण युक्त चावल के वितरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मोदी सरकार इसके लिए 2024 तक 4270 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इसे 3 चरणों में लागू किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति में निर्णय किया है कि इस योजना पर मार्च 2024 तक 4270 करोड़ रुपया खर्च होगा और इसका 100% व्यय जो है वो भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार ही करेगी। प्रथम चरण में सभी आंगनबाड़ियों में और सभी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के लिए फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की गई। दूसरे चरण में 2023 तक 112 आकांक्षी जिले और 250 हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट में निश्चित आने वाले राशन दुकानों पर आपूर्ति किए जाने वाले चावल तथा अन्य कल्याण योजनाओं के तहत आने वाले चावल का फोर्टिफिकेशन सुनिश्चित किया जाएगा। तीसरे चरण में मार्च 2024 में आगे सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में भी सभी जिलों में फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जाएगी। राइस का फोर्टिफिकेशन राइस मिल में ही किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया कॉस्ट इफेक्टिव भी होगी और व्यवहारिक भी होगी। प्रथम चरणों में पीएम पोषण और आईसीडीएस योजनाओं के अंतर्गत अब सभी आंगनबाड़ियों में और सभी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के लिए फोर्टिफाइड राइस की आपूर्ति की जाएगी। कुपोषण मुक्त भारत के लिए मोदी सरकार ने बड़ी पहल की है। 2024 तक 4270 करोड़ रुपए इस पर मोदी सरकार खर्च करेगी। एक ऐसा चावल गरीब बच्चों और महिलाओं को उपलब्ध कराया जाएगा जो उनकी जरूरी न्यूट्रिशंस पूरा करेगा। देश में हर दूसरी महिला एनीमिक है और हर चौथा बच्चा कुपोषित है, इसलिए उनको खाने में पोषक तत्वों की आवश्यक मात्रा मिलनी जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यह घोषणा की थी कि वर्ष 2024 तक देश में गरीब परिवारों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दिए जाने वाले चावल को फोर्टिफाइड किया जाएगा ताकि पोषक तत्वों की पूर्ति हो सकेगी। मोदी सरकार की इस पहल से महिलाओं और बच्चों के शरीर में आवश्यक आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की आपूर्ति हो सकेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए ये घोषणा की थी कि वर्ष 2024 तक देश में गरीब परिवारों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दिए जाने वाले चावल को 100% फोर्टिफाई किया जाएगा, जिससे हर व्यक्ति को उचित मात्रा में आवश्यक न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2023 तक अटल इनोवेशन को जारी रखने का फैसला लिया है, जिसके तहत AIM द्वारा हासिल किए जाने वाले लक्ष्यों में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना, 101 अटल इनोवेशन सेंटर की स्थापना, अटल न्यू इंडिया चैलेंज के माध्यम से 50 अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र की स्थापना,
इसके साथ ही 200 स्टार्टअप का समर्थन करना शामिल है। अटल इनोवेशन का उद्देश्य स्कूलों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से देश भर में नवाचार और उद्यमिता का एक तंत्र बनाना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कंपनियों को वैसी कोयला खदानों को सरेंडर करने का मौका दिया है जिनमें अभी तक प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है। इस मामले में कोयला मंत्रालय ने कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति के सामने ये प्रस्ताव रखा था। प्रस्ताव में सरकारी कंपनियों को कोयला खदान बिना पेनल्टी के वन टाइम विंडो देने की बात की थी। CCEA ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 11वीं बार प्रमुख नीतिगत दर रेपो में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है, तो वैश्विक स्तर पर बढ़ रही तेल की कीमतों में महंगाई बढ़ने की आशंका भी जताई है। RBI के गवर्नर ने कहा है कि मौजूदा वैश्विक हालात से विकास दर पर भी असर पड़ सकता है, लेकिन बीते साल देश में राजस्व संग्रह में इजाफा देखने को मिला है। RBI ने शुक्रवार को जब चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो साफ कर दिया है कि बैंक ने लगातार 11वीं बार प्रमुख नीतिगत दर रेपो में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। नीतिगत दर यथावत रहने का मतलब है कि बैंक कर्ज की मासिक किस्त में कोई बदलाव नहीं होगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि 6 सदस्यीय MPC ने रेपो दर को 4% पर कायम रखने के पक्ष में मत दिया। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने रिवर्स रेपो दर को भी 3.35% पर कायम रखा है। रिजर्व बैंक ने आखिरी बार 22 मई 2020 को रेपो दरों में बदलाव किया था। रेपो दर पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को फौरी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज देता है, जबकि रिवर्स रेपो दर के तहत बैंकों को अपना पैसा रिजर्व बैंक के पास रखने पर ब्याज मिलता है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में आए उतार चढ़ाव और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी अड़चनों की वजह से बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 7.2% कर दिया है। पहली तिमाही में ये 16.2%, दूसरी में 6.2%, तीसरी में 4.1% और चौथी तिमाही में ये 4% रहेगी। फरवरी की मौद्रिक समीक्षा बैठक में MPC ने आर्थिक वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान जताया है। Real GDP growth for the year 2022-23, that is the current financial year 22-23, is now projected at 7.2%. I repeat, 7.2%, with Q1 22-23 at 16.2%, Q2 at 6.2%, Q3 at 4.1%, and Q4 at 4%, assuming crude oil, that is Indian basket, at $100 per barrel during the year 2022-23. केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति के 5.7% के स्तर पर रहने की संभावना जताई है। पहले इसके 4.5% पर रहने का अनुमान लगाया गया था। RBI गवर्नर ने इसके कारण भी गिनाए हैं। We have revised our inflation and growth projections, and if you look at the inflation projections in particular, which primarily the projections have been revised upwards due to war-induced factors. Primary reasons are the crude oil having gone up to 100, it went to 130 as I had mentioned, then they have moderated, but we have assumed a price of $100 per barrel. केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केंद्र सरकार PM आवास योजना के तहत 3 करोड़ से ज्यादा पक्के घरों का निर्माण कर चुकी है। PM आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक गरीबों के लिए 2.52 करोड़ पक्के घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से 1.95 लाख करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की जा चुकी है। इस योजना में प्रत्येक लाभार्थी को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन की सुविधा भी दी। इसके अलावा PM आवास योजना के तहत कुल 58 लाख पक्के मकानों का निर्माण किया जा चुका है। इसके लिए अब तक 1.18 लाख करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि देश के हर गरीब को पक्का मकान देने के संकल्प में हमने एक अहम पड़ाव तय कर लिया है। जन जन की भागीदारी से ही 3 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण संभव हो पाया है। मूलभूत सुविधाओं से युक्त ये घर आज महिला सशक्तिकरण का प्रतीक भी बन चुके हैं।
प्रदेश सरकार ने महाराजगंज जनपद में केएमसी डिजिटल हॉस्पिटल का अधिग्रहण कर पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दे दी है। सरकार ने जनपद को दिए गए सौगात से जिले में मेडिकल की पढ़ाई के साथ साथ बेहतर ढंग से लोगों के इलाज की सुविधा भी उपलब्ध होगी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने केएमसी डिजिटल हॉस्पिटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि महाराजगंज जनपद तराई इलाके का पिछड़ा जिला है। यहाँ की जनता और जनप्रतिनिधियों द्वारा एक लंबे समय से मेडिकल कॉलेज की मांग की जा रही थी। ये जनपद एक विशेष प्रकार के संक्रमण से ग्रसित इलाका रहा है, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री को भी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन दिक्कतों को देखते हुए जनपद को पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है। जोगी जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि जो महाराजगंज के जनता का और यहाँ के जनप्रतिनिधियों का हम लोग बहुत दिन से मांग कर रहे थे मेडिकल कॉलेज के लिए, क्योंकि हमारा पिछड़ा हुआ जिला है, तराई का एरिया है, एक विशेष प्रकार के संक्रमण से ग्रसित एरिया था और जोगी जी भी उससे वाकिफ थे और उन्होंने कहीं न कहीं उस दिक्कतों को देखते हुए महाराजगंज को पीपीपी मॉडल पे मेडिकल कॉलेज दिया है। महाराजगंज जनता को अपने दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों को लेकर के जो एक स्वप्न मैंने देखा था, आज परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है उसके तहत इस अति पिछड़े जिले में मेडिकल कॉलेज की अनुमति मिली है। आज ये हम लोगों के लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है कि आज जनपद महाराजगंज में अब मेडिकल की शिक्षा अब हम लोग देंगे, चिकित्सा के साथ साथ शिक्षा देंगे और यहाँ जनपद से 150 बच्चे अगर निकलेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे इस जनपद के लोगों को अच्छी अपनी योग्यता लेकर के अच्छी चिकित्सा का लाभ देंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने फतेहपुर बिंद की विधानसभा के शंकर नगर, बहरोली, कनेरी और मीरमऊ गांव में कृषि अग्नि दुर्घटना पीड़ित किसानों से मुलाकात कर उन्हें सरकार से हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया। साध्वी निरंजन ज्योति ने खेतों का मुआयना कर पीड़ित किसानों से मुलाकात की। किसानों की तैयार गेहूं फसल में लगी आग पर उन्होंने दुख जताया और प्रभावित परिवारों को 20 किलो गेहूं और 10 किलो चावल देने के आदेश दिए। उन्होंने गल्ला मंडी जहानाबाद में गेहूं खरीद केंद्र का औचक निरीक्षण भी किया। महुआर के एरिया में आग लगी है और वो किन कारणों से लगी, अभी कारण तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये बहुत दुखद है कि किसान के जब घर में पहुंचने वाला अनाज था पूरा स्वाहा हो जाना। किसान का राशन अकेले नहीं जला, उसमें पशुओं का भी जला है, उनका बहुत सारा संसाधन होता है। कई किसान ऐसे होते हैं कि खेती में पैदा हो उससे उसे शादी ब्याह करेंगे। आज शंकर नगर में लगी थी, परसों ही लगी थी शायद, आज बहरौली में लगी और ये लगी। मैं दोनों जगह भी तीनों जगह घूम के जा रही हूँ। एसडीएम साहब हैं, मैंने तत्काल कहा है कि जो परिवार प्रभावित हुए हैं उनको 20 किलो गेहूं और 10 किलो चावल तत्काल उनको दे दिया जाए, जो एक तात्कालिक राहत होती। कई ऐसे परिवार होते हैं कि खेत की प्रतीक्षा करते हैं कि हमारे खेत में कटेगा, घर में अनाज आएगा। बकाया डीएम से मेरी बात हो गई है, जो सरकारी राहत होगी उसको हम पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। अभी इसकी जानकारी तो नहीं हो पाई कि आग कैसे लगी है। हम लोगों को जब पता चला तब यहाँ आग जल रही थी और काफ़ी बड़ी मात्रा में आग थी, तो जिसे बुझाते बुझाते काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है। हमारा 10 बीघा था गेहूँ, इसके लिए हर तरीके से आश्वासन दे दिया है। कहा है कि 20 किलो गेहूँ 10 किलो चावल तुरंत मिल जाएगा, बाकी मुआवजे की रकम भी 1 हफ्ते तक आपको मिल जाएगी। मुजफ्फरनगर शहर में प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने शहर के 5 कॉलेजों में टैबलेट वितरित किया। उन्होंने कहा कि ये टैबलेट्स छात्रों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने में मदद करेंगे और उनके लिए नौकरी के अवसर पैदा करेंगे। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि ये प्रदेश सरकार का देश को आधुनिकीकरण की ओर ले जाने वाला महत्वपूर्ण कदम है। इससे छात्र छात्राएं अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये बहुत ही महत्वाकांक्षी ये योजना सब ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों को आईफोन और टैबलेट्स ये वितरण करने का काम हुआ है। इस समय में जैन डिग्री कॉलेज में, इसके अलावा डीआई में, एसडी में, पॉलिटेक्निक में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, अब पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। 2 करोड़ बच्चों को ये टैबलेट्स और आईफोन ये दिए गए हैं ताकि बच्चे स्वावलंबी हो सकें
उनके चेहरे पर मुस्कान आए और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे वो जुड़ करके अपने आप को बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंपटीशन में वो सहभागिता कर सके और देश के अच्छे नागरिक बने और देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दे सके। जनपद में कितने इससे हम अपनी पढ़ाई में मदद कर सकते हैं। जैसे कुछ टॉपिक सर्च करना है और हमें नहीं मालूम है, बुक्स में नहीं है, तो हम उसमें इंटरनेट से सर्च करके उसमें और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे लिए वो बहुत यूजफुल होगा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 यानी यूपीटीईटी 2021 का परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया गया है। इसमें कुल 6,60,592 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। प्राथमिक स्तर की परीक्षा का परिणाम 38.67% व उच्च प्राथमिक स्तर का 28.33% रहा। यह परीक्षा 23 जनवरी 2022 को 2 पालियों में आयोजित की गई थी। भदोही जनपद में मिशन इंद्रधनुष के तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों को विशेष अभियान के तहत टीके लगाए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा 7 दिन का विशेष अभियान शुरू किया गया है, जिसमें 2 वर्ष तक के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को जरूरी टीके लगाए जा रहे हैं। कोविड-19 वैक्सीनेशन की वजह से गर्भवती महिलाओं और 2 वर्ष तक के बच्चों को जो टीके लगने थे उसमें इस बार कुछ देरी हुई है। ऐसे में मिशन इंद्रधनुष के तहत विशेष अभियान चलाकर जनपद के सरकारी अस्पतालों और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाकर टीके लगाए जा रहे हैं। इस अभियान में भदोही जनपद में 7,000 से अधिक बच्चे और 1,465 गर्भवती महिलाओं को 7 दिनों में टीके लगाए जाने हैं। जब कोविड वैक्सीनेशन हुआ था तो हमारा जो कहीं न कहीं नियमित टीकाकरण था वो पीछे छूट गया था। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी जिलों में 75 जिलों में मिशन इंद्रधनुष का 3 राउंड प्रपोज किया है। एक राउंड मार्च में हुआ था, दूसरा राउंड अभी हो रहा है और तीसरा राउंड मई में होगा। इसमें जितने भी नियमित टीकाकरण से छूटे हुए बच्चे और गर्भवती महिलाएं हैं उनको चिन्हित कर और उनको टीकाकरण उनका किया जाएगा पूरे 7 दिनों में। कोरोना टीकाकरण को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन की एहतियाती खुराक दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जिनकी आयु 18 वर्ष है उन्हें दूसरी खुराक लेने के 9 महीने पूरे कर लिए हैं। वे निजी टीकाकरण केंद्रों पर एहतियाती खुराक के लिए पात्र होंगे। पहली और दूसरी खुराक के लिए सरकारी टीकाकरण केंद्रों के माध्यम से चल रहे मुफ्त टीकाकरण कार्यक्रम के तहत हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 से ज्यादा उम्र की आबादी के लिए एहतियाती खुराक जारी रहेगी और इसमें तेजी लाई जाएगी। देश भर में अब तक 15 वर्ष आयु वर्ग के ऊपर के तकरीबन 96% आबादी को दी गई कोविड टीके की कम से कम 1 खुराक, जबकि 15 से ज्यादा आयु वर्ग के 83% आबादी को कोविड टीके की दोनों खुराक अब तक दी जा चुकी है। ललितपुर में पोषण जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कमजोर बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं में स्वास्थ्य मानकों की जांच तथा खून की कमी की जांच कर पंजीकरण किया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं की गोद भराई का आयोजन कर बच्चों एवं माताओं को स्वास्थ्य के साथ पोषण का ख्याल रखने हेतु जागरूक किया जा रहा है। ग्रामीणों में शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के साथ साथ पोषण वाटिका निर्माण तथा जल संरक्षण के उपायों के बारे में रैली निकालकर जागरूक बनाया जा रहा है। शासन की जो मंशा है, हमारे यहाँ जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभार्थी हमारे पंजीकृत हैं, हमारे 4 ग्रुप के श्रेणी के लाभार्थी पंजीकृत हैं। उसमें 6 मास 3 वर्ष के बच्चे, 3 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, ये बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकृत करके उनको नियमित रूप से सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की आपूर्ति हम लोग कर रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से। इसके अलावा समय समय पर सरकार, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार अनेक योजनाओं को, लोगों को ज़्यादा जागरूक करने के लिए विभागीय योजनाओं पर चलाती रहती है। जैसे इस समय हम 21 मार्च से 4 अप्रैल के बीच पोषण पखवाड़ा का आयोजन कर रहे हैं। इसमें हम हमारे केंद्र में जो 0 से 5 वर्ष के बच्चे उनका पंजीकृत कर रहे हैं, उनका वजन ले रहे हैं, उनकी लंबाई नाप रहे हैं। वजन और लंबाई से संबंधित डेटा जो है वो पोषण ट्रैकर मोबाइल एप्लीकेशन है, भारत सरकार द्वारा डेवलप किया गया, उस पर अपलोड कर रहे हैं। गर्भवती के लिए गोद भराई करते हैं, उनको बैठालते हैं, उनकी गोद भराई करते हैं। हम सब लोग, आशा, आंगनबाड़ी, एनएम सब लोग बैठते हैं और धात्री माँ के घर जाते हैं, उनको बुलाते हैं तो उनको सलाह देते हैं कि 6 महीना तक बच्चा को पानी भी नहीं पिलाने। 6 महीना के बाद ऊपरी आहार, मसला हुआ, आलू है, केला है, ऐसी नरम चीजें खिलाई जाती, खिचड़ी, दलिया, थोड़ा थोड़ा की मात्रा उन्हें। गर्भवती के यहाँ जाते हैं, उनको सलाह देते हैं कि वजन कम ले, वजन नहीं उठाना,
2 घंटा आराम करना, हरी सब पत्ती की सब्जी खाना, ऐसे दूध भी लेना, दाल जरूर 1 कटोरी लेना। जनपद फतेहपुर में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 7 वर्ष पूरे होने पर जनपद के विभिन्न बैंकों में मुद्रा लोन प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं के साथ मिलकर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है जो खुद अपना व्यवसाय शुरू करने में सक्षम नहीं है। योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बड़ौदा यूपी बैंक के शाखा प्रबंधक आशीष तिवारी ने बताया कि इस योजना से जहां छोटे व्यवसायियों को उनका रोजगार शुरू करने के लिए लोन उपलब्ध हो जाता है, लोन प्राप्त करने के बाद व्यवसायी अपना व्यवसाय समुचित रूप से बढ़ा सकता है। मुद्रा योजना वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र के छोटे उद्यमियों के लिए वरदान। जिस तरह से किसान क्रेडिट कार्ड योजना भारत सरकार लाई थी और किसानों के लिए वरदान साबित हो रही हो, उसी तरह से ये हमारी मुद्रा योजना है। इसमें 3 श्रेणी के हम दुकानदार जो हैं, छोटे कारोबारी, उनको जोड़ते हैं और हमारी शाखा में 80 ऐसे लाभार्थी अब तक हो चुके हैं जिनको हमारी शाखा के द्वारा मुद्रा योजना के तहत लाभान्वित किया गया। खेती किसानी का काम करते थे, आदमी भी हमारे करते, हम भी करते थे। हमने सोचा कि खेती में पैदावारी नहीं होती है तो क्या होगा, थोड़ा बिजनेस पैसा अगर बैंक से संपर्क कर लेंगे तो पैसा मिल जाएगा तो धंधा पानी करेंगे। तो हमने दुकानदार पर चुन के उसी में मान लिया 400-500 रुपये का हमारा काम हो जाता है। इसी से हम लोग कर रहे हैं। आदमी हमारे किसान का काम करते हैं, इसी में छोटा मोटा कारोबार चलता है। तो सर पहले हमारे पास पैसे की समस्या थी, फिर हमने बैंक में संपर्क किया और हमें कुछ मुद्रा लोन के रूप में बैंक से कुछ पैसा उधार मिल गया। अब उससे क्या है कि हम उससे माल खरीद लेते हैं और माल खरीदने के बाद अपना बेचते हैं और जो प्रॉफिट होता है कुछ रखते हैं और जो ब्याज होता है वो बैंक में जमा कर देते हैं। अब स्टॉक ज़्यादा रहता है और उससे इनकम बढ़ गई है। माधेपुर मार्केट में दुकान है रेडीमेड फुटवियर की, वहाँ मेरा लॉस हो रहा था, इसकी वजह से मेरी दुकान कम चल रही थी। फिर मैं यहाँ आया, हमें यहाँ पे उचित सलाह मिली और सर जी ने हमें इसके बारे में बताया कि आप मुद्रा लोन ले लीजिए। तो यहाँ पे हमने मुद्रा लोन लिया और 1 लाख रुपए का हमें लोन मिला और उससे हम बहुत अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। विधान परिषद की 36 में से 27 सीटों पर आज हो रहा है मतदान। 58 जिलों के 1,20,000 से अधिक मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए किए हैं जरूरी इंतजाम। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का रखा लक्ष्य। 10 लाख करोड़ का निवेश लक्ष्य हासिल करने के लिए यूपी में आएगी नई औद्योगिक नीति। कुपोषण की समस्या से देश को मुक्त करने के लिए केंद्र का बड़ा कदम। केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल वितरण को दी मंजूरी। 3 चरणों में मार्च 2024 तक पूरे देश में लागू होगी योजना। और आपके बैंक कर्ज की मासिक किश्त में नहीं होगा कोई बदलाव। आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में बदलाव नहीं। आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 7.2% किया गया। मुद्रास्फीति में 5.7% रहने का अनुमान। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।